हेलो दोस्तों, इस हफ्ते की प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। 10 जनवरी 2023 आज की डेट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 सवाल। और 5 सवालों का वही फॉर्मेट रहेगा जिसमें से आपने मुझे आंसर्स बताने हैं। स्क्रीन पॉज करें, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या सही जवाब था। तो 5 एमसीक्यू की प्रैक्टिस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। तो काफ़ी बेसिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं और प्रीवियसली जो हमारे डिस्कशंस हुई हैं उसमें भी मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि बेसिक्स को समझना, बेसिक्स की प्रैक्टिस करना रेगुलर इंटरवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए यही 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपके बेसिक्स चेक होंगे। मैं जानता हूँ लास्ट टाइम मैंने आपसे सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग ज़रूर उसके बारे में पढ़ के मुझसे डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। कुछ कमेंट्स में मुझे उसके बारे में डाउट्स भी पूछे गए थे। तो मैं आपको वादा करता हूँ नेक्स्ट प्रीमिक्स के अंदर हम सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि इवन फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव देखा गया है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरी या फिलॉसफी या पॉलिटिकल थ्योरी से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। नेक्स्ट प्रीमिक्स में आपसे ज़रूर मैं ये डिस्कस करूंगा। वापस आते हैं, क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए और नेक्स्ट पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के ऊपर। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है कुछ हद तक और पॉलिटी का भी, तो दोनों तरफ से आपने देखना है और आंसर बताना है। थर्ड, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, आपको इसका जवाब देना है। फोर्थ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनफैक्ट फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही आपके पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आप इसको रिवाइज करने का एक जरिया जरूर माने। फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो रिगार्डिंग 11th शेड्यूल, और 11th शेड्यूल में इनमें से कौन सी आइटम्स एनलिस्टेड है, इन पे सवाल आ चुका है आपके सामने। तो ये सवाल 5 सवाल जरूर सॉल्व कीजिए और देखते हैं हम इनके क्या है सॉल्यूशंस में पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑनगोइंग है। अभी भी आपके पास लगभग 4.5 महीने हैं जिसके अंदर आप प्रीलिम्स की तैयारी को एक होलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस अटेंड करके, जहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की कवरेज आपको एक साथ मिलेगी। इंटीग्रेटेड इंटरलिंकेज को संभाल के, समझा के बिल्कुल प्रेजेंट किया जाएगा। 1:1 मेंटोरशिप होगी और लाइव सेशन है, तो आप अपने डाउट्स भी साथ के साथ पूछ सकते हैं। 4000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, 8 फुल लेंथ टेस्ट्स, यानी कि आपको प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज का भी एक प्रिपरेशन का राउंड जो है वो मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आप अपने पीयर्स से डेली के डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजिक एज वेल एज एकेडमिक मेंटोरशिप भी मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि सेंटर और स्टेट्स की बोरोइंग के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी और आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो सही जवाब है सी, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां तक बिल्कुल सही है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया, यहां तक भी बिल्कुल सही है, और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आउटसाइड इंडिया बोरोइंग डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कभी भी नहीं कर सकता है अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की स्टेट की सिक्योरिटी पे के ऊपर भी। इसके लिए जरूरी आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 292, आर्टिकल 293 विच डील विद दीज बोरोइंग बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसकी स्टेटमेंट गलत। दूसरा, स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द आरबीआई, आरबीआई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर किसी भी स्टेट का आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा हुआ है जो सेंटर से लिया गया था, या कोई ऐसा लोन जो सेंटर की गारंटी पे किसी थर्ड पार्टी से लिया गया था और वो रिपे नहीं किया गया है, दोनों ही केसेस के अंदर स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना दोबारा बोरोइंग नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पे आरबीआई लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इनकरेक्ट बोथ 1 और 2, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, मेजर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, और उनके स्टेट्स पूछे गए थे। तीनों ही स्टेट्स जो है मैच सही किए गए हैं, तीनों ही पेयर्स सही तरीके से। तो कावेरी डिस्प्यूट किसके बीच में था? कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बीच में। महादाई, ध्यान रखना, महानदी और महादाई ये दोनों अलग अलग रिवर्स हैं। महादाई एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लाई करती है, जबकि महानदी रिवर जो है वो महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इनके बीच में लाई करता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां आर्टिकल 262 के अंदर जितने भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, और इनमें से आपसे जो सवाल में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो है कावेरी। तो आप देख सकते हैं कि यहां कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1990 में बना था। 28 साल बाद यानी कि 2018 में फाइनली जो इसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो अवार्ड जो 2017 में आया था, उसके 2013 में भी आया था, 2017 में उसे रिवाइज किया गया, फिर उसे चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2018, तो मतलब 28 ईयर्स लग गए इसके अवार्ड को। तो यहां ये स्टेट्स आप देख सकते हैं। सिमिलरली महादाई रिवर जो है उसका ट्राइब्यूनल 3 स्टेट्स के बीच में है, और महानदी डिस्प्यूट जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। तो ये ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व। और अभी जो है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 इस पे अप्लाई होता है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में उसको अमेंड करने की बात चल रही है, जिससे एक सिंगल बेंच यानी कि एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। दैट बिल हैज नॉट बीन पास्ड एज ऑफ येट, बट हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए। एनीवेज, ये जो 3 स्टेट्स हैं आपको याद रखने हैं कि इस तरीके से दीज आर द स्टेट्स इन्वॉल्व। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स कौन से एरिया से फ्लो करती है। तीसरा क्वेश्चन आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड था। पहली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। पहली 2 स्टेटमेंट यानी कि पहली तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे संविधान में आर्टिकल 169 के अंडर तब बनाई जाती है जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास कर देती है कि हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। फिर ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट अगर उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देता है तो वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है। हमारी कंट्री के अंदर 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड देन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिसे विधान परिषद भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। जो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें से 1/3 मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही मेंबर जो पंचायत के मेंबर होंगे वही आएंगे, नहीं, पंचायत के मेंबर यहाँ पे इलेक्ट करने वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर यहाँ पे इलेक्ट करने वाले हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज 1/3 जो है वो सीट्स इलेक्ट करता है, कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जहां पे लोकल बॉडीज के मेंबर्स वोट डालते हैं। 1/3 मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, जो आपके स्टेट्स की विधानसभा है, वो उनके जो मेंबर होते हैं, एमएलए जो होते हैं, दे विल वोट एंड दे विल सेंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एमएलसी टू द हाउस। और आखिरी जो स्टेटमेंट थी उसमें थोड़ी सी गलती थी, 1/6 नहीं जी, यहां 1/12 आएगा। क्यों? क्योंकि 1/12 मेंबर को स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स वोट देके भेजते हैं विधान परिषद में, और 1/12 ग्रेजुएट्स को टीचर्स वोट देके भेजते हैं विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो ये टोटल कितना हो गया? 1/6। तो अभी हमारे कितने मेंबर हो गए? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, कितना रह गया? 1/6। दीज 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो आपके पास 4 टाइप्स के मेंबर हो गए इलेक्टोरल कॉलेज के, जिसके अंदर पहले आपके पास होंगे लोकल बॉडीज के मेंबर, दूसरा आपके पास होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, तीसरा आपके पास होंगे ग्रेजुएट्स, चौथा आपके पास होंगे टीचर्स। ये हो गया इलेक्शन। और बाकी बच गई 1/6 सीट। इन सीट्स का होता है नॉमिनेशन, इन सीट्स को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर साहब। तो आपने ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली रखी जाती है। तो मान लीजिए किसी स्टेट की विधानसभा में 120 सीटें हैं, तो अगर वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो वो कभी भी 40 से ज्यादा सीटें नहीं रखेंगी, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो 40 होगी।
तो 40 जो है 40 जो है मिनिमम स्ट्रेंथ है, और 1/3 ऑफ जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं उतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ये साइज ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। आखिरी के 2 क्वेश्चन थे लोकल बॉडीज के बारे में, तो उसको एक बार परख लेते हैं। सबसे पहले तो पंचायत के बारे में सवाल है, या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सवाल है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं हमारे पंचायती राज के एक्ट के अंदर, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, वो कंपल्सरी है, उनको मानना अनिवार्य है, जरूरी है, और कुछ जो है वो वॉलेंट्री है, यानी उसको मानना है या नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब आपसे सवाल में यही पूछा गया था कि कौन से प्रोविजंस कंपल्सरी है और कौन से प्रोविजंस वॉलेंटरी है। आंसर है पहले 3 प्रोविजंस जो हैं वो कंपल्सरी प्रोविजंस हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि व्हाट आर द कंपल्सरी प्रोविजंस अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हाट आर द वॉलेंटरी प्रोविजंस। फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो, क्योंकि बार बार बुक पढ़ने में कौन इंटरेस्ट रखता है। रिवाइज कर लेते हैं। पहले ग्राम सभा, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस की एक ग्राम सभा बनाई जाएगी, दिस इज अ कंपल्सरी प्रोविजन। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द एलिजिबल वोटर्स अबव 18 years of age residing within the village boundary। दूसरा, पंचायत तीनों लेवल पे बनाई जाएगी, दैट मीन्स देयर विल बी अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या इसकी कोई एग्जाम्पशन भी दी गई है? अगर दी गई है तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं। कैन देयर बी अ 2-level पंचायत? इफ यस देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द एक्सेप्शन। तीसरा, डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो पंचायत की हर सीट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगी, किसी भी मेंबर्स की सीट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन है, इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन है, उनके चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से हो सकते हैं। So the members will all be directly elected, but the post of chairperson among the members at intermediate and the district level may be elected indirectly। मतलब जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों में से ही किसी को चुना जा सकता है, उसके लिए अलग से डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। पांचवा, हर चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ पंचायत को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए जाना मतलब व्हेनेवर देयर इज अ रेजोल्यूशन पास्ड, व्हेनेवर देयर इज अ डिसीजन टेकन, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स देने हैं। कंपल्सरी प्रोविजन नंबर 6, 21 ईयर्स यानी कि 21 साल का जो बंदा है वो भी पंचायत इलेक्शन में चुनाव में खड़ा हो सकता है। he or she is eligible to contest the पंचायत elections। that is very very important because you have to understand लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है, राज्यसभा इलेक्शन के लिए 30 ईयर्स है, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स है। तो ये एज लिमिट्स एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटें रिजर्व करनी है, ये कंपलसरी है। 8वां प्रोविजन, 1/3 सीट्स विमेन के लिए, ये भी कंपलसरी है। सो मिनिमम 33.33% ऑफ द सीट्स एट ऑल द 3 लेवल्स हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर द विमेन। 9th, 5 इयर्स का जो टेन्योर है पंचायत का, ये भी कंपलसरी है। 5 इयर्स के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, ये भी कंपलसरी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कौन सी चीजें ऑप्शनल, कौन सी कंपलसरी, याद रखना है। हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को यही काम है कि वो पंचायत के इलेक्शन करवाए, कंपलसरी। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में बनाया जाएगा ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को रिव्यू कर सके और उनको सजेशन दे सके अगले 5 सालों तक क्या करना है, ये भी कंपलसरी है। तो याद अपने रखने हैं कंपलसरी प्रोविजंस। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या क्या है? ग्राम सभा को कितनी पावर्स देनी है, टैक्स कलेक्शन की पावर्स देनी है, लैंड ट्रांसफर की पावर्स देनी है, ऑल दैट हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब आगे वॉलंटरी प्रोविजंस, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट की असेंबली की मर्जी है वो अपने पंचायती राज एक्ट के अंदर लिख के कोई भी पावर पंचायत को दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं नहीं भी दे सकते हैं। सेकेंड, चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत का इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन विल बी देयर फॉर द चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल पंचायत एंड चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, लेकिन जो विलेज लेवल की पंचायत है उसके चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। तीसरा, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत को इंटरमीडिएट पंचायत में रखना है या नहीं रखना है, ये भी उनकी मर्जी है, वो उनको नॉमिनेट भी करवा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट पंचायत, अब इंटरमीडिएट पंचायत के कितने लोगों को डिस्ट्रिक्ट पंचायत में नॉमिनेशन के थ्रू भेजना है, ये भी स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उस एरिया के अंदर आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या पंचायत में जगह देनी है या नहीं देनी है, ये भी उन्हीं का अपना डिसीजन है।
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और विमेन, इसके लिए कंपलसरी है। बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें रिजर्व करना ये वॉलंटरी प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देन पंचायत के पास क्या फंक्शंस देने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स उनको ट्रांसफर करने, कौन से नहीं, तो 29 फंक्शंस आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द पंचायत। तो पंचायत को कौन से फंक्शंस देने हैं 29 में से, कौन से नहीं, ये भी उनकी मर्जी है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो पंचायत को किस तरीके से फाइनेंशियल पावर्स देनी है, पंचायत को किस तरीके से टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, टोल्स करने की पावर देनी है, पंचायत को ग्रांट्स कितने प्रोवाइड करने हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, अपने वॉलंटरी प्रोविजंस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो यहां पे ऑप्शंस में एक प्रोविजन वॉलंटरी था 4 में से, वो था विलेज पंचायत के चेयरमैन के इलेक्शन को कैसे आपने अपॉइंट करना है, तो वो कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, वो आपकी मर्जी। नाउ फिफ्थ प्रोविजन या फिफ्थ क्वेश्चन आपसे 11th शेड्यूल की लिस्ट के बारे में पूछता है। अब जनरली ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप 11th एंड 12th शेड्यूल के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको रट्टा मारने बैठ जाओ। रीजन, कॉस्ट बेनिफिट कम है, कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन कम चांसेस का ऐसा मतलब नहीं है कि यूपीएससी कभी लिस्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो बड़ी बड़ी लिस्ट में से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो आपसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड पूछ सकता है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया और पूछ लिया कि ये स्टेट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब इसके लिए तैयार करने का तरीका ये नहीं है कि आप बैठ के यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट याद करने लग जाओ, क्योंकि एक में 97 आइटम्स है, एक में 66 आइटम्स है, ऐसे करते करते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम समय समय पे नजर अपनी चलाते रहें, अपने दिमाग में थोड़ा सा इतना डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सके कि अगर वो टॉपिक हमने देखा है, वो सब्जेक्ट हमने देखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 12th शेड्यूल के अंदर है या 11th शेड्यूल के अंदर है, या 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में। दैट आइडिया शुड बी देयर। प्लस जब करंट अफेयर्स कवर करते हो बहुत चीजें वहां पे कवर होती है ना, जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हमने पढ़ा, हमने पता होना चाहिए कि इंटरस्टेट रिवर वैलीज जो है वो कौन सी लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, और वाटर एज सच कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको ये चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। तो डेली आपको एक दिन के अंदर नहीं रिवाइज करना है, बट हाँ मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि एक बार आपकी नजर पड़े कि भाई साहब 29 आइटम्स कौन सी हैं जो 11th शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। अब 11th शेड्यूल के अंदर कौन सी आइटम्स लिस्टेड है, वो आइटम्स जिनमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पंचायत को पावर्स दे सकती है उनको रेगुलेट करने की। तो हियर व्हाट यू हैव सीन इज दैट द करेक्ट आंसर इज इन फैक्ट ए। ठीक है, तो कैसे है, यहां पे थोड़ा सा आपको एरर दिख रहा होगा। द करेक्ट आंसर इज इन फैक्ट ए, दैट इज 1 2 3 4। कैसे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, तो मैंने यहां पे लिस्ट लिखी है। क्या एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री है? जी हाँ। देन सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो क्या ऐसा है? जी हाँ है। थर्ड सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, क्या ये है लिस्ट में? जी हाँ है। एंड चौथा है लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जी हाँ ये भी है। ठीक है, तो एक यहां पे देखना है अपने ध्यान से कि आंसर इज ए 1 2 3 4। चारों चीजें आप ट्रांसफर कर सकते हो पंचायत को। तो मैं आपसे एक बार जस्ट ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये पढ़ लें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप एसोसिएट करते हो किसी भी विलेज के डेवलपमेंट से, वो सारी की सारी यहां पे लिस्टेड है। तो जस्ट हैव अ लुक, गो थ्रू द पीडीएफ, है ना, आप पीडीएफ इसके साथ अटैच्ड होती है, आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक कि कौन सी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, सम ऑफ द थिंग्स माइट बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप एक विलेज को इमेजिन करो, एक गांव को इमेजिन करो, उसमें क्या क्या चाहिए, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो वहां पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस लिस्ट। माय ओनली पर्पस फॉर पुटिंग इज दैट यू रिवाइज इट। तो दोस्तों इसी के साथ इस हफ्ते का प्रीमिक्स समाप्त होता है। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे और वहां मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा डेफिनेटली सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें लेके आऊंगा। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।